हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। मैंने बोला था कि पाइथन खत्म हो गई है, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एसक्यूएल को। और एसक्यूएल जो बच्चे एसक्यूएल पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको एक चीज बता देता हूँ, एसक्यूएल जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज है। कैसी है? वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। यानी कि इसमें हमें जो करना होता है, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं वही हमें अंग्रेजी में लिखना है और हमें उसी को एज अ कमांड इस्तेमाल कराना होता है। अब यहाँ से हम थोड़ा फॉर्मेट बदलेंगे क्योंकि देखो 12 चैप्टर जो है थोड़ा थ्योरेटिकली है, तो अगर मैं थ्योरी लिखता रहूंगा तो आपका समय बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगा और समय की कीमत सबसे ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ अपने एनोटेड नोट से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए वहां से आप इनको ले सकते हैं। और जब जब जरूरत पड़ेगी मुझे अपने नोटपैड की तो मैं वो भी ले आऊंगा। ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है आपका बेस्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से। अब चलो, और ये वीडियो जो है अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल सबको बता दो कि विशाल भैया के चैनल पर जो है स्किल शुरू हो गई है, तो जल्दी से पढ़ो जाके। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज इट कैन बी। अब देखो, सबसे पहला क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है ना। सबसे पहले अगर जो हमारा टॉपिक का नाम ही नहीं पता हमें तो क्या मतलब है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ डेटाबेस। अगर डेटाबेस को हम डिफाइन करना चाहें, सो इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा स्टोर्ड टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर हम इसी डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम ये करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन शब्द निकल के आते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, ठीक है, और स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। कुछ इतने पॉइंट मैंने निकाल लिए। और ये इसका मतलब क्या है? कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा बहुत सारी चीजें जब होती हैं तो हम उसको बोलते हैं कलेक्शन। जैसे कपड़ों का कलेक्शन होता है, परफ्यूम का कलेक्शन, कार कलेक्शन होता है ना, बॉयज को बहुत पसंद होता है, मेरा पर्सनली फेवरेट। कार कलेक्शन, टैग कलेक्शन हो गया आपका, गैजेट का कलेक्शन हो गया, है ना। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? या बुक्स का कलेक्शन कह सकते हो, बुक्स भी बहुत ज्यादा पसंद, बुक्स मेरे पास बहुत सारी किताबें। ओके, अब इंटर रिलेटेड डेटा। अब इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ? इंटर रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जो एक डेटा है वो दूसरे डेटा पर डिपेंडेंट है। क्या है? दूसरे डेटा पर डिपेंडेंट है। मान लो कि मैंने क्या करा है, मेरे पास एक बच्चे की एंट्री है, मेरे पास एक बच्चे की क्या है, डिटेल है, ठीक है। तो उस डिटेल में जो बच्चे का नाम है और जो फादर्स नेम है वो क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। ये जितना डेटा है, क्या कलेक्शन जो है वो एक जगह स्टोर करा गया है। कहाँ स्टोर करा गया है? एक जगह स्टोर करा गया है टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। मल्टीपल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल यूजेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या डेटाबेस समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आ गया हो तो। चलो, अब यहां से एक सवाल समझ लो, एक सवाल बता देता हूं, ये एक क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पर्पस ऑफ डीबीएमएस जो है या की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस हम कह सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। चलो, अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मान लो आप मेरी जगह आ जाओ, ठीक है, आप जो है, या मैंने आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया और तुमसे कहा गया कि सब बच्चों का तुम्हें डेटा लेना है, सब बच्चों का एक शीट बनाओ जिसमें सबका रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है, फादर्स नेम रहेगा, साथ में मदर्स नेम रहेगा, और उसके बाद में, ठीक है, और एड्रेस भी चलो ले लेता हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये चाहोगे कि एक ही बच्चे की एंट्री 4 बार हो जाए? बताओ, नहीं ना भैया, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्या तुम ये चाहोगे ये डिटेल हर बच्चे को मिल जाए? काम तो तुम्हारा है, बिल्कुल नहीं चाहोगे। ठीक है, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा जो ये है, बारिश में तुम, अगर तुम बारिश में जा रहे हो और तुम पॉकेट में ये चीज रखे हुए हो, ये अपनी शीट, क्या तुम चाहोगे बारिश में ही भीग जाए? भैया बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिकॉज हमने बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हुए जो है ये डेटा हमने कलेक्ट करा हुआ है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सिमिलरली होता है हमारे पास पर्पस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस बनाने का, सिस्टम का एक डीबीएमएस बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है? देखो, हमारा मेन मोटिव दैट इज डेटा शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, जब भी हम डीबीएमएस में क्या होता है, हम कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। तो जितना, जब हम डेटा को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा
कि हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, यानी इस इंफॉर्मेशन में कोई भी गलतियां नहीं है। अब प्राइवेट यानी कि जो डेटा है, फॉर एग्जांपल हमने एक यूजर से, फॉर एग्जांपल एज अ यूट्यूबर मैंने सब लोगों से एक फीडबैक फॉर्म लिया जिसमें जो डेटा आया वो सिर्फ मेरे पास है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है वो सिर्फ क्या है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। अब ऐसा नहीं है, मैंने क्या कर रखा है, अपना जो ये डेटाबेस है, या मान लो मेरे गूगल फॉर्म दिया फीडबैक वाला, जिसमें कि आप लोगों को मैंने बोला फीडबैक भरो, और वो फीडबैक वो है सिर्फ अब मेरे ही पास है, और मैंने क्या किया उसको अपने कंप्यूटर में सेव ना करके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, जिससे मेरे लैपटॉप में कुछ इशू भी होता है तो मैं इजीली अपने फोन से भी एक्सेस कर पाऊंगा या अपने फ्रेंड के लैपटॉप से भी एक्सेस कर पाऊंगा जरूरत पड़ने पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। ओके, या जिस प्रकार तुम्हें ये मॉनिटर वाला काम दिया गया था, तुमने जो है बारिश से उस कागज को बचाया, क्यों बचाया, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है और तुम उसको डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके भैया, हमने पर्पस ऑफ डीबीएमएस पढ़ा, लेकिन भैया आपने तो डेटाबेस के बारे में बताया था, डीबीएमएस तो बताया ही नहीं। तो डीबीएमएस क्या होता है? अब डीबीएमएस का फुल फॉर्म, जो चीज इंपॉर्टेंट है सब बताता हुआ चलूंगा, मेक श्योर आप बस ध्यान से पढ़ते हुए चलो। डीबीएमएस क्या होता है? देखो, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक नंबर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दैट इज इट रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर। क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका काम क्या है, ध्यान समझो, इसका काम क्या है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। यानी कि आपके डेटा, जो डेटाबेस है उसको स्टोर करना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है, एंड यूटिलाइज करना। ओके, नेक्स्ट इज डेटाबेस, अ डेटाबेस अलोंग विद अ डीबीएमएस। एक डेटाबेस और अगर हम एक मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ देंगे तो हम उसे बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, और थोड़ा सा यार देखो ऐसा लिखा हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये नोट्स जो है मैंने तब स्टार्टिंग में बनाई थी, तो स्टार्टिंग में मुझे इस तरह लिखने की आदत नहीं थी, बट आप नोट्स अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे, ऑल्दो आप खुद से भी नोट्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी। यहाँ से टर्म्स, जितना टर्म्स अभी आप सीख जाओगे उतना आपके लिए फायदा है, इसलिए मैं आराम आराम से एसक्यूएल आपको पढ़ाऊंगा, और एसक्यूएल बहुत आसान लैंग्वेज है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप वैसे पढ़ोगे तो। देखो, डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। यानी कि अगर आपकी कोई भी एंट्री 2 बार, 4 बार, 5 बार है तो उसका मतलब क्या है, डेटा की डुप्लीकेट जो है वो प्रेजेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा रिडंडेंसी। ओके, नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंटली। अब डुप्लीकेसी में क्या होता है, डुप्लीकेसी में आपकी जो है एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। क्या होती हैं? डुप्लीकेसी में आपकी एग्जैक्ट कॉपी होगी, लेकिन इनकंसिस्टेंसी में जो है आपकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, कॉपी होगी बट एग्जैक्ट नहीं होगी, यानी कुछ कुछ डेटा जो है वहां से गायब हो रहा होगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है मिसमैच्ड, यानी कि मिसमैच्ड मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो आपसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, एंड राइट अ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, तो आप जो है सबसे पहले इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेटा रिडंडेंसी क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी एंड मिसमैच्ड मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। बात समझ में आई? नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब इस मॉडल को पढ़ते हैं, और देखो जो चीजें आपको जैसे जैसे बताई जाए, यहाँ पे टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज ऑल्दो पूरी एसक्यूएल में टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दैट इज इन दिस मॉडल, डेटा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जो डेटा है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स के अंदर। किसके अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं? टेबल्स के अंदर। अब भैया टेबल कैसी होती है? देखो, टेबल जो है वो आपकी कुछ इस तरीके का होता है, जस्ट सेकेंड। ओके, थोड़ा थोड़ा सा इशू हो गया था। टेबल हमारी कुछ इस तरह होती है।
अब इसमें आपके कौन से कॉलम कौन से रो, तो ध्यान समझो, कलर चेंज करके बता रहा हूं। ये जो है ना आपके, दैट इज रोज, क्या है, रो। और ये जो आपके इस तरह होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब रो और कॉलम तो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, तो इसमें अलग क्या होने वाला है, इसमें अलग आपके लिए होने वाला है कि इनके हम नेम्स चेंज हो जाएंगे। सो दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। अब हम जो है अपने एसक्यूएल के अंदर टेबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, टेबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि ये क्या है, रिलेशन है। व्हाट इज इट, इट इज अ रिलेशन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ओके, नेक्स्ट, रोज ऑफ अ रिलेशन, मतलब दैट इज रोज ऑफ अ टेबल। अब इसीलिए आपने देखा अगले ही लाइन से टेबल शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रोज ऑफ रिलेशंस और जनरली रिफर टू एज टपल्स। क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रोज को बोलते हैं। ये बातें अभी से ध्यान रखो। नेक्स्ट, कॉलम्स ऑफ रिलेशन, यानी कि कॉलम आपके ये वाले जो थे, कॉलम्स ऑफ रिलेशन और जनरली रिफर टू एज एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। 5 बार मेरे साथ बोलो, रोज को क्या बोलते हैं, टपल। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। रोज को क्या बोलते हैं, टपल। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ये बात समझ में आई, अरे आया नहीं आया। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। अब जो टेबल है उसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। दैट इज, सबसे पहला है हमारा बाइट। सो अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। इसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर। यानी कि अगर आपको एक कैरेक्टर को स्टोर करना है, मतलब कि आप जो है एक बाइट का इस्तेमाल यहां पर कर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये डेटा आइटम, दैट इज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा। अब स्मॉलेस्ट यूनिट से बात हो रही, जैसे कि अगर हम अब समझें, फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी में सेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं। तो सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके, इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सॉरी, और जो आपके हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, it is the smallest unit of named data. It may consist of any number of bits or bytes. A data item represents one type of information and is often referred as field or data item. अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं ये बात जानता हूँ। चलो अब आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास ये आप तुम्हारी टेबल है, ठीक है। मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पे ना जाना, थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा लग रहा होगा तुमको। और ओके, अरे अभी देखो मेरे पास भी जादू है। लो, मेरे जादू काम नहीं किया। और लो, मच बेटर। चलो अब सबसे, इसमें से, इस पूरी टेबल में से आप कोई भी एक सेल को उठा लो। यानी कि अगर मैंने इसको उठाया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है हमारा ये बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखो, सेम चीज इधर है, सेम चीज इधर है, सेम चीज इधर है। अगर हम इसी को एक प्रॉपर रिपीटेशन दें तो हमारा एक और जो है वो टपल क्रिएट हो जाएगा। हो गया टपल क्रिएट। तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज दिस डेटा आइटम। और एक और नाम देते हैं, इट इज डेटा फील्ड। क्या देते हैं, डेटा फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फील्ड और डेटा एलिमेंट। ओके, चलो आप ऐसे लिख लो, डेटा एलिमेंट और फील्ड। क्या ये बात समझ में आई, अरे क्या तुम्हें आया, आ गया। चलो अब एक रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अब इसका मतलब समझो, जैसे अब यहाँ मुझे एक टेबल अच्छी सी बना लेने दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ टेबल है, और इस टेबल में नेम,
क्लास, रोल नंबर और फोन नंबर लिखा हुआ है। मान लो एक बच्चा ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर क्या मुझे एक ए बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉलम वाइज मिलेगी यानी एट्रीब्यूट वाइज मिलेगी या फिर टपल वाइज मिलेगी। भाई अगर हम इस वाले टपल को पूरा ध्यान से देखें तो ये टपल क्या बताता है हमें ए के बारे में, हमें इस ए के बारे में क्या दे रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इट इज अ रिकॉर्ड। व्हाट इज इट? इज अ रिकॉर्ड। इट इज अ रिकॉर्ड that provides complete information about one unit. ओके, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट वी हैव अ टेबल. A table is a name collection of all occurrences of a given type of logical record. क्या बात ध्यान रखनी है आपको? रिकॉर्ड्स कैसा? लॉजिकल रिकॉर्ड जो है उसका एक नेम कलेक्शन होता है। क्या? टेबल होती है। ओके, next we have fields. That is, these are the columns containing one type of information. आपको अगर हम यहाँ से फील्ड की बातें समझाएं तो आप देखो that is these are the columns. जैसे अगर मैं इसको पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ नेम की, तो इसके अंदर आप देखोगे सारे नेम है A B C। अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ तो आप देखो इसके अंदर सबकी क्लास एंटर होगी। इसमें मान लो एक ही क्लास 11th है, इसकी 12th है और इसकी 9th है, तो आप देखो सबकी क्लास एंटर होगी। अगर मैं यहाँ रोल नंबर की बात करूँ, मान लो इसका नंबर 2 है, इसका 28 है, इसका 36 है, तो आप देखो इस वाले अगर पर्टिकुलर फील्ड को मैं कंसीडर करूं तो इसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा एंटर हुआ है। ठीक है, कैसा? रोल नंबर एंटर हुआ है। नेक्स्ट सिमिलरली जो है ऐसा केस आपके फोन नंबर में भी होने वाला है। फोन नंबर में क्या हुआ? सबके फोन नंबर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं हम। 289 है लास्ट में, फॉर एग्जांपल 246 और 19, इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया? अरे भैया आ गया है। चलो, अब देन वी हैव, ठीक है, रिकॉर्ड्स तो हम पढ़ चुके हैं, टेबल भी हमने पढ़ लिया है। अब एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सी, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे हमारे पास माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट है। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपको माई एसक्यूएल पढ़ाऊंगा। आपको ही इसको माई सीक्वल पढ़ता है, कि कोई माई एसक्यूएल बोलता है। ओके, अब यहाँ एक टर्म और लिखा है, इट इज एंड दे आर ऑल्सो ओपन सोर्स। अब भैया इस ओपन सोर्स का मतलब क्या है? अब ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका जो कोड है, क्या है? इसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, पब्लिकली अवेलेबल इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आप जब कल को आगे पढ़ोगे और आप सीख जाओगे कोडिंग थोड़ी अच्छी सी, और आपने इस कोड को देखा, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा दूसरे चैनल पर, प्रोसेस होता है इसका। आपने इस कोड को देखा, आपको लगा इसमें जो दिक्कतें हैं वो मैं सही कर सकता हूँ। आपने ये देखा कि इसमें जो 6 लाइन का कोड लिखा है मैं उसको 3 लाइन का कर सकता हूँ, और आपका जो है ये सेम तरीके से काम कर रहा होगा। कि मैंने आपको ये समझाया था कि हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हम कम से कम लाइन ऑफ कोड के अंदर मैक्सिमाइज जो है अपना काम करवा लें। तो आपने कहा ठीक है हम कर देंगे, और अगर आपने ऐसा ही कर दिया तो आप बन जाते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। क्या बन जाते हैं? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। अब बाकी बातें आगे की हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। दैट इज, अब सबसे पहले रिलेशन क्या है ये मैंने अभी तुम्हें बताया था। इट इज इन जनरल रिलेशन इज अ टेबल दैट इज डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम। कहाँ डेटा अरेंज? तुम्हारा डेटा इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल पढ़ेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे स्कूल में टॉपिक पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपकी पुस्तकों को चीजें दी गई हैं बीच बीच में तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बट ऑल द आपके टीचर्स जो हैं वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल all items are of same kind where items in different columns may
नॉट बी ऑफ सेम काइंड। देखो बोला गया है कि इन एनी गिवन कॉलम, यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम की बात करें तो उसमें जो डेटा है हमारा वो सेम काइंड का होगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट कॉलम की बात करें तो उसमें डेटा सेम काइंड का नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फील्ड, अगर मैं एक पर्टिकुलर किसी को भी कंसीडर कर लूं, दैट इज मैं अगर इस नेम को कंसीडर करूंगा तो इसमें जो डेटा है वो हमारा सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, नेम ही आएगा सबका। लेकिन अगर मैं मल्टीपल को कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर करा इस क्लास को और रोल नंबर को, तो इन दोनों में जो डेटा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, क्लास में आपका क्या आएगा, क्लास में जो आपकी वो क्लास लिखी हुई आएगी, और रोल नंबर में आपका डेटा जो है वो रोल नंबर आएगा। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो क्लास में जो है आपका जो क्या है क्लास में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और रोल नंबर में आपको क्या है यहाँ पर इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? देखो मेरा मेन मुद्दा है तुम्हें समझाना कि तुम जितने अच्छे से ये समझ जाओगे, आगे जब सवाल बनाओगे तो बहुत बहुत मस्त तरीके से सवाल बनाओगे। और कुछ बच्चे ही हैं इस चैनल पे से जो सारे लेक्चर्स देखते हैं, उनके नाम मुझे अच्छे से पता है कि जो जो कमेंट करता है सबका नाम मुझे ऑलमोस्ट याद रहता है, सबके जवाब जाते हैं। तो मेक श्योर कि यार आप लोग भी कमेंट करते रहिए और ये बताना इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद कि लेक्चर कैसा लगा। अगर तुमने फीडबैक नहीं दिया तो मैं अगला लेक्चर डालूंगा नहीं जब तक फीडबैक नहीं दूंगा। For row, each column must have an atomic individual value and also for a row, a column cannot have more than one value। देखो सबसे पहली बात कह रहा है ये एटॉमिक वैल्यू। देखो मैं आपको बताता हूँ, एटॉमिक वैल्यू का मतलब है कि ये जो वैल्यू है हमारी ए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये किसी में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। ओके, एंड दूसरी चीज क्या थी? दूसरा ये था दैट इज a column of cannot have more than one value। आप देखोगे अगर मैं इस रो को कंसीडर कर लेता हूं फॉर एग्जांपल इस वाली रो को, तो इसके अंदर भी एक ही वैल्यू है, इसके अंदर भी एक वैल्यू है, इसके अंदर भी एक वैल्यू, और ये पूरी हमारी एक वैल्यू है। एक कॉलम जो है वो एक से ज्यादा वैल्यू आप ये कंसीडर नहीं करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। दैट इज नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। क्या बोल रहा है? ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है, इसको आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, लिख लो नोट बना के। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। अ रिलेशन डज नॉट कंटेन two rows which are identical in every column, each row by relation can be uniquely identified by its content। तो बात ये हो रही है, मान लो मैंने यहाँ दो बच्चों का डेटा डाल दिया। ठीक है, अब समझो ध्यान से, जैसे आगे बढ़ेंगे डेटा जो है गंभीरता को समझते चले जाओ। मान लो कि मैंने यहाँ पर दो बच्चों का डेटा एंटर कर रहा हूँ, जैसे इसका नाम तो कुछ फिर से वही कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ABC है, और ये सब क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और इनका रोल नंबर 2 है, 6 है और 4 है, और नंबर है मान लो 19, 20 एंड 21। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ऑल रोज आर डिस्टिंक्ट, यानी कि आप देखो किसी भी रो को अगर आप उठा के देख लो तो जो रो है उसका डेटा, किसी भी दो रो का डेटा एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए आपके रिलेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है पर्पस ऑफ डीबीएमएस, इस जो हमारा पर्पस ऑफ डीबीएमएस क्या था कि डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। ओके, बात समझ में आई? तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? ईच रो ऑफ द रिलेशन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट। अब आप देखोगे हर रो जो है वो हम यूनिकली आइडेंटिफाइड है, हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो यूनिक है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपसे ऐसे पूछता रहूंगा, समझ में आ रही नहीं आ रही है, टू मेक द वीडियो आल्सो इंटरैक्टिव बिटवीन यू एंड अस। ओके, काश तुम मेरे से लाइव पढ़ते यार, ऑफलाइन, वो भी है ना। तमन्ना तो बहुत है ऑफलाइन पढ़ाने की, लेकिन देखते हैं कब ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ऑल्सो अगर आप लाइव भी पढ़ोगे ना तभी बहुत मजा आएगा। अब नंबर 4, दैट इज देयर इज नो ऑर्डर मेंटेन्ड फॉर रोज इनसाइड अ रिलेशन, दैट इज वी कैन नॉट रिट्रीव एनीथिंग बाय सेइंग दैट रो नंबर 5 कॉलम नेम इज टू बी एसेस्ड। अब देखो बात क्या है यार,
तो मैं यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कोई भी रो का नंबर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कोई एक रो का स्पेसिफाई नंबर नहीं है। दो बातें बोली गई हैं इस पॉइंट में। पहली बात कि रो नंबर जो है वो स्पेसिफाई नहीं करा गया है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सी डेटा हमारा 4th रो में है, 3rd रो में है, ये स्पेसिफाई नहीं करा गया। दूसरी चीज, अगर आपको कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स में क्या है कि हमारे जो एट्रीब्यूट है, यानी कि इन एट्रीब्यूट्स के नेम स्पेसिफाई करे गए हैं। क्या स्पेसिफाई करे गए हैं? इन एट्रीब्यूट्स के नाम स्पेसिफाई करे गए हैं। तो जब भी हम इन एट्रीब्यूट्स को कॉल करेंगे या जब भी इन्हें यूज करना होगा, इनसे डेटा फैच करना होगा, तो हम इनके नाम को जो है क्या करेंगे? इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर असाइंड। द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम। क्या कह रहा है? जब भी आप कॉलम, जो हमारे रिलेशन के कॉलम यानी टेबल के जो कॉलम हैं, दो कॉलम के सेम नाम नहीं हो सकते हैं। ओके, एंड ऑर्डरिंग ऑफ दिस कॉलम इज इमैटेरियल। ऑर्डरिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखो। ऐसा नहीं करना है कि तुमने जो है रोल नंबर के दो कॉलम बना दिए, तो अब यहाँ पर जो हमारा पर्पस था वो फिर से गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने डुप्लीकेसी ऑफ डेटा फिर से कर दी है। तो हमको डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं करनी है। आपके कोई भी दो कॉलम के जो नाम है वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते हैं। चलो, अब हम देखते हैं दैट इज डोमेन। अब डोमेन क्या है? दैट इज डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू। जैसे आप, अच्छा ये मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। सो अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। अब डोमेन का मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि मुझे सिर्फ डेटा जो है वो उन बच्चों का चाहिए है जिनका रोल नंबर कितना है? जिनका रोल नंबर 4 है। ठीक है, तो मेरे पास डोमेन क्या हो गया? मेरा डोमेन हो गया ये 3 की 3 जो कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डोमेन हो जाएंगे, बिकॉज हम यहीं से जो है वैल्यूज को उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साफ कंसेप्ट लिखा हुआ है, इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज। डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन द गिवन कॉलम आर ड्रॉन। यानी जो वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर एक टेबल, एक रिलेशन है, इसमें आपका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर जो कंडीशन है, कंडीशन के बाद जो डेटा हमारे पास आएगा, क्या आएगा? कंडीशन के बाद जो डेटा हमारे पास आएगा, तो इस डेटा के लिए हमारे पास ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। क्या हो गया? डोमेन हो गया। बातें समझ में आई? ओके, नेक्स्ट इज टपल। टपल अभी हमने पढ़ा था, द रो ऑफ टेबल इज कॉल्ड टपल। ओके, एंड एट्रीब्यूट्स, दीज आर द कॉलम्स ऑफ टेबल और फॉर एट्रीब्यूट्स। अब दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें ये मार्क कर लो, इसमें क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये इनमें क्वेश्चन बन जाएगा डिग्री वर्सेस कार्डिनलिटी, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज कार्डिनलिटी। और ये हर टेबल में तुमसे पूछा जाएगा डिग्री क्या है, कार्डिनलिटी क्या है। तो अब आपको इसको मैं बता देता हूं, बस तुम्हें एक याद करनी है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वी हैव डिग्री एंड कार्डिनलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्डिनलिटी जो है वो आपकी रोज के साथ में जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ याद। पहली चीज डी फॉर डिग्री। ओके, तो डिग्री हमारी जा रही है किसके साथ में? एट्रीब्यूट के साथ जाएगी ये। एक मिनट रुक जाओ, और ये तुम्हारी टपल के साथ जा रही है। अगर मैं टपल की बात करूं, ओके, तो आप इसे ऐसे याद करोगे, समझो। डिग्री का मतलब पहले समझ लो। डिग्री का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन।
इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके टेबल में कितने कॉलम हैं, आपके टेबल में कितने कॉलम हैं, इसको हम बोलते हैं कि उस टेबल की डिग्री क्या है। क्या बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया? नेक्स्ट वी हैव कार्डिनैलिटी। ये दोनों अच्छे से कर लेना और कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना। कार्डिनैलिटी क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ टपल्स और रोज इन अ रिलेशन, रोज इन अ रिलेशन, ठीक है। दैट इज, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, यानी कि आपकी जो टेबल है, रिलेशन है, उसमें कितने रोज हैं। अब हम यहां से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल बना के दिखा दे रहा हूं। मान लो मेरे पास एक टेबल है, या अपनी एग्जिस्टिंग टेबल ले लेते हैं, इस वाली टेबल में आ जाओ। तो इस वाली टेबल में अगर मैं इसकी डिग्री निकालूं, क्या निकालूं? इसकी डिग्री पता करते हैं। क्या पता करते हैं बेटा? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसमें कॉलम हमारे कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अरे क्या है, नहीं आया? अब नेक्स्ट वी हैव कार्डिनैलिटी। व्हाट इज वी हैव? नेक्स्ट वी हैव कार्डिनैलिटी. Cardinality means, cardinality is the number of tuples, number of tuples of rows. एक बात ध्यान रखनी, जब भी हम कार्डिनैलिटी गिनते हैं तो हम इस वाली रो को, ये रो नहीं गिनी जाती है। आपको सिर्फ 1, 1, 2 और 3, तो हमारा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टपल्स हमारे हो जाएंगे 3 और डिग्री हो जाएगी हमारी 4। अब बताओ डिग्री क्या होता है? भैया डिग्री होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। एंड व्हाट इज अ कार्डिनैलिटी? भैया कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ टपल्स और रोज इन अ रिलेशन इज नोन एज कार्डिनैलिटी। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं व्यू की। व्यू, तो व्यू क्या होता है? अब व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। क्या है? वर्चुअल, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है, बस वर्चुअल है। That doesn't really exist on its own right, but is instead derived from one or more underlying base table, यानी कि ये किसी एक टेबल से डेराइव किया जाता है। अब देखो व्यू बनता कैसे है, ध्यान से समझ लो। हम लिखते हैं, ये सारी कमांड आगे आप पढ़ोगे, क्रिएट व्यू, उसके बाद आपको उस व्यू का क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये नाम है आपका, नेम ऑफ द व्यू, एंड एज लगाएंगे हम। क्या लिखेंगे? क्रिएट व्यू नेम, उसके बाद फिर हम एज, एंड देन यहाँ पर आप जो है अपना पूरा कमांड लिख सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम। अब व्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक टेबल है। क्या है? आपके पास एक टेबल है और आपने उस पर एक कंडीशन के बेसिस पर, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर रोल नंबर जिन जिन बच्चों का ग्रेटर देन 10 है वो एक अलग मेरे को दिख जाए, ठीक है, उनका एक व्यू बनाना है मुझे। तो तो रोल नंबर ग्रेटर देन 10 का जो डेटा है वो मैं अलग से यहाँ पर फैच कर ले रहा हूँ, एज अ व्यू बना लिया मैंने उसको। क्या बना लिया? एज अ व्यू बना लिया। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन लगाई? इट इज प्राइस इज ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अरे आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो आप देखो यहाँ पर हमने टेबल बना दी है। नेक्स्ट इज इट कैन बी क्वेरीड। आप इस व्यू में से डेटा को और भी फेच कर सकते हो। इस व्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं, इस व्यू में डेटा और ऐड भी कर सकते हैं, एंड डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम एंड ज्वाइन विद अदर टेबल, और हम इसको ज्वाइन भी करा सकते हैं। ज्वाइन से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर कैसा था यार, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, देखो अभी तक जो है 90% जो है बिना सब्सक्राइब वाले बच्चे हैं। और यार मेरा बर्थडे बहुत नजदीक है, तो तुमसे मैंने एक गिफ्ट की बोली थी, वो तुम सबको याद होगा कि 8000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर करवा देना, है ना। अब जैसे तुम कहते हो डाउट है, तो मैं कहता हूँ मैं सॉल्व करा दूंगा। तो तुम भी जो है सब्सक्राइबर करवा देना, ठीक है। 8000 था ये, वो गलत लिख गया था, वो भी कभी होगा, होगा तो सब होगा। तो मिलेंगे आप सबों से एक नए लेक्चर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, और उसमें हम पढ़ रहे होंगे, देखो कीज इन डीबीएमएस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बात ध्यान रख लेना। पूरे डीबीएमएस का जो है ये बेसिक है, अभी हम कवर कर रहे हैं। और अब तुम कहोगे भैया हम चला के कब देखेंगे, तो बेटा वो भी हमारे दिन आएंगे, है ना, हम उसको भी करेंगे। जब जरूरत होगी तो सब सिखाया जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए। So make sure to subscribe the channel, share with your friends, class, and also like the video.
and do your doubts in comment section.